एवरीवन, लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके लिए सोल टोटल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल का एक नया रूप अब सामने आ गया था और वहीं यशवीर भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहा था। वो श्रेजल को संभालते हुए फिर से गाड़ी में ले आकर के बैठा देता है और श्रेजल को पानी का बॉटल देते हुए कहता है, आप पहले रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद हम सर के पास चलेंगे। अगर आप इस हालत में सर के पास जाएंगी तो सर को भी प्रॉब्लम होगी। श्रेजल जो कहती है, हाँ, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और इस वक्त उनके मॉम के बारे में कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। पता नहीं मैंने ये कैसे कर दिया, मुझे खुद समझ नहीं आया, पर मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था और अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है जब उन्हें पता चलेगा कि। यशवीर जो कहता है, मैम आप परेशान मत होइए, सारी गलती मेरी है। और ये बोल करके वो तुरंत ही उस गन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये मर्डर मैंने किया है। श्रेजल यशवीर को एकदम से देखते हुए कहती है, नहीं आप ये मत करिए, क्योंकि मुझ पर तो वो गुस्सा बर्दाश्त भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर गुस्सा है तो वो खुद को नहीं संभाल पाएंगे और ये उनकी मॉम के डेथ की बात है, हम इसे इतना नॉर्मल नहीं ले सकते। आहान खुराना है वो। यशवीर जो कहता है, मैम सॉरी बट आपसे बेहतर तरीके से मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे पता है कि अगर उन्हें पता चलेगा कि ये सब कुछ मैंने किया है तो वो मुझ पर बहुत नाराज़ होंगे और शायद उनके हाथों मैं 2-3 थप्पड़ भी खा जाऊँगा। हो सकता है मुझे खुद से दूर भी कर दें, लेकिन अगर वो आपसे दूर हो गए ना तो फिर मुझे पता है सर की क्या हालत होगी। आप उनके लिए दवाई की तरह काम करती हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में आप उनसे दूर हों। श्रेजल यशवीर को देखते हुए कहती है, नहीं, उन्होंने ही मुझे सिखाया ये सब करने के लिए। अगर कोई गलत करता है तो उसकी सज़ा देना मेरी जिम्मेदारी है और हर बार वही क्यों मेरा रिवेंज ले। क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती? वैसे भी जो औरत उनको इतनी तकलीफ़ दी है उसका ज़िंदा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था उनके लिए। यशवीर जो गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, मैम आप रिलैक्स हो जाइए, क्या हम पहले मेंशन चलें? श्रेजल जो कहती है, हाँ ये ज़्यादा बेहतर होगा, मैं मेंशन जाऊँगी, थोड़ा मूड फ्रेश होगा, उसके बाद से उनसे मिलने जाऊँगी। आप पहले मेंशन ही चलिए। पता नहीं पापा जी कैसे होंगे, उनकी क्या हालत होगी, और अब तो उनको फेस करने में भी काफ़ी बुरा लग रहा है। मुझे पता है कि वो उनसे कितना प्यार करते थे। एक गलत औरत कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर सकती है। यशवीर जो कहता है, अच्छी बात तो यह है कि पार्थिव को इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, वरना उसकी भी ज़िंदगी हंसर जैसे हो जाती। श्रेजल जी कहती है, उससे इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, वरना उसके साथ साथ आयु की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। खैर हम इस बारे में बात नहीं करते, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इस वक्त तो मैं अपने सर को गले भी नहीं लगा सकती। और फिर वो अचानक से यशवीर की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या मैंने सही किया ना, कुछ ज़्यादा गलत तो नहीं कर दिया? यशवीर जो कहता है, मैम आपने कुछ नहीं किया है, मैंने कहा ना ये सब कुछ मैंने किया है। श्रेजल जो कहती है, आप ये ब्लेम अपने ऊपर मत लीजिए, आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है ये। यशवीर जो कहता है, सर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। वहीं अब गाड़ी उनकी आहान के डर के मेंशन में पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो लोग आए थे वहीं धर्मजी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है, सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। श्रेयल को उतरता देख करके धर्मजी तुरंत ही लगभग अपने कदम को दौड़ाते हुए श्रेयल के सामने आते हुए कहते हैं, बेटा क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या कोई हमें बताएगा? और मेरा बड़ा बेटा कहाँ है आहान? श्रेयल जो कहती है, पापा जी आप इस तरह से क्यों आ रहे हैं, और वैसे भी काफ़ी धूप है अभी, चलिए अंदर, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वहीं धर्मजी जो कहते हैं, आप भी हमसे बातें छुपा रही हैं बेटा, हमने तो आपको अपनी बेटी कहा था ना, बेटी अपने पापा से कुछ नहीं छुपाती, बताइए हमें आहान कहाँ है? श्रेजल जो कहती है, पापा वो ठीक है, वो अभी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो हमने बस उन्हें। धर्मजी जो कहते हैं, क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट है? मुझे पता है, वो मेरा बच्चा, मुझे उनसे मिलने जाना है, हमें भी ले चलिए यशवीर। यशवीर जो कहता है, अंकल आप परेशान मत होइए, शाम को मैं उनसे मिलवा दूंगा आपको। जैसे ही श्रेजल ये सुनती है वो यशवीर की तरफ एक बार देखती है, लेकिन यशवीर उस वक्त धर्मजी को सिर्फ संभालने के लिए ये बात बोल दिया था और वो धर्मजी को अंदर लेकर आता है और उन्हें आराम से बैठाते हुए पानी वगैरह पिलाने लगता है।
श्रेयल भी अपने रूम में चली जाती है। वो ज़्यादा देर तक धर्मजी के पास नहीं बैठ सकती थी क्योंकि उसे अपनी करतूत पर थोड़ी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। श्रेयल ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था और वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो यही सब सोचते सोचते अपने सर पर हाथ रख के अपने रूम के अंदर आ जाती है। वो जैसे ही रूम के अंदर आई थी, वो शीशे के सामने आते हुए अपने आप को देखने लगती है। और वहीं जैसे ही वो शीशे के सामने आई थी, उसे कल की बातें याद आने लगती हैं जब आहान उसको प्यार से अपने हाथों से वेस्ट चेन पहना रहे थे। साथ ही जब उसके लिए आहान ने प्यारे प्यारे पियर्स के ईयररिंग्स लाए थे और उसे पहनने में श्रेयल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और काफ़ी प्यार से वो श्रेयल को तैयार कर रहे थे। आहान की सारी बातें श्रेयल के दिमाग में किसी रील की तरह घूमने लगती हैं और वो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, जिसने आपको जन्म दिया उसे मार दिया मैंने। अब कैसे फेस करूँगी आपको, डर लग रहा है। और फिर अपने हाथों को देखते हुए कहती है, ये नाजुक हाथ कब से खूनी बन गए, पता भी नहीं चला मुझे। और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर आपको पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने किया तो कहीं आप मुझसे नफरत ना करने लगे। शेजल जो आगे खुद को देखती है और अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती है, मैं इस वक्त इस तरह कमज़ोर नहीं बन सकती। उनकी जो भी पनिशमेंट होगी मैं झेल लूँगी, लेकिन ये ज़रूरी था। और ये बोलकर वो खुद ही तैयार होने के लिए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वैसे तो उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। उसे बस मन कर रहा था कि कब आहान ठीक होकर के दोबारा से इस घर में आएंगे और कब वो दोबारा से उसे परेशान करना, उसे छेड़ना, उसे डांटना शुरू करेंगे। शेजल जो अभी तो एक फ्रॉक सूट ही पहनी हुई थी जो कि वो हमेशा पहना करती थी, लेकिन तभी वो खुद को देखते हुए कहती है, आपको मेरे ऊपर साड़ी बहुत पसंद है, आज मैं वही पहनती हूँ आपके लिए। और ये बोलकर वो वार्डरोब की तरफ जाती है और फिर से अपने कपड़े को चेंज करके आहान की लाए हुए वाइट कलर की साड़ी पहन लेती है। लेकिन उसने सिर्फ साड़ी पहन ली थी, उसने कोई भी अपने चेहरे पर मेकअप नहीं किया था, या यूँ कह ले कि उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। वो जल्दी से बस अपने बालों का जोड़ा बनाते हैं और अपनी आंखों के आंसू को अच्छी तरह से पोंछते हुए अपनी पलकों को झपका झपका करके अपनी आंखों को सुखाते हुए बाहर की तरफ आ जाती है, ताकि धर्मजी को कुछ भी एहसास ना हो कि शेजल इस वक्त कितनी ज़्यादा परेशान है। वहीं नीचे आकर के धर्मजी जो कि शेजल को देखते हुए कहते हैं, क्या आप फिर से कहीं जा रही हैं बेटा? शेजल को तुरंत ही आहान के पास जाना था, लेकिन धर्मजी के रोकते ही शेजल जो कहती है, नहीं नहीं, हमें अभी नहीं जाना, हम शाम तक जाएंगे। आपने कुछ खाया? धर्मजी जो कहते हैं, नहीं, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा। शेजल जैसे ही सुनती है वो कहती है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? वहीं वो तुरंत ही किचन की तरफ आ जाती है, जहाँ पर रिया और लिली आपस में बात कर रही थी और वहीं कुछ स्टाफ भी आहान के बारे में ही बातें कर रही थी। शेजल तुरंत ही रिया को आकर के थोड़ा डांटते हुए कहती है, व्हाट इज़ दिस रिया, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी थी ना कि तुम पापा जी का ख्याल रखो। सुबह से वो कुछ भी नहीं खाया है, ऐसा कैसे चलेगा? उनकी दवाई भी नहीं दी होगी तुमने। रिया जो शेजल को देखते हुए कहती है, अरे यार, मैं सुबह से उन्हें खिलाने की कोशिश करी, वो खा ही नहीं रहे। तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा परेशान है, वो बस एक ही बात का रट लगाए हुए कि मुझे आहान जी से मिलना है। अब बताओ हम कैसे मिलाएं उन्हें आहान सर से? अब तुम ही बताओ, तुम ही कन्विंस करो, मुझसे तो नहीं हो रहे। शेजल जो कहती है, तुम खाना निकालो, मैं उन्हें खिलाती हूँ। वही लिली जो कहती है, तुमने खुद कुछ खाया है शेजल? शेजल जो कहती है, मेरी तबीयत खराब नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। वही रिया जो कहती है, पर तुम्हारी भी तबीयत तो बहुत नाजुक है, कभी भी खराब हो जाती है, तुम भी कुछ खा लो। शेजल जो कहती है, अभी वो ठीक से कुछ भी नहीं खाए, मैं आज उनके साथ ही खाऊंगी हॉस्पिटल में। वैसे भी मेरा कुछ भी खाने का जी नहीं चाह रहा, तुम बस पापा जी के लिए खाना निकालो, मैं जल्दी से उन्हें खिला करके जाऊँ। शेजल बोलते बोलते भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लग रही थी और बात करते करते भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लग रही थी। रिया जो उसे देखकर कहती है, आर यू श्योर शेजल, तुम ठीक हो? शेजल जो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वो अपनी साड़ी के पल्लों से अपने पसीने को पोंछते हुए बाहर की तरफ हॉल एरिया में आ जाती है और धर्म जी के सामने बैठते हुए कहती है, देखिए पापा जी, आज मैं आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊंगी, और अगर नहीं भी मिलवा पाई ना तो क्या हुआ, आपसे वीडियो कॉल पर उनकी बात करवा दूंगी। लेकिन आपको पता है ना वो आपका कितना ख्याल रखते हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने उनकी वजह से खाना नहीं खाया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। धर्म जी जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, आप लोग को क्या मतलब है, और मत बोलिए मुझे पापा जी इतने प्यार से, मैं नहीं मानने वाला। आप लोगों ने कुछ भी नहीं बताया मुझे आहान के बारे में, और उसके बाप को पता तक नहीं है कितना गैर जिम्मेदार बाप हूँ मैं।
श्रीजल जो धर्म जी के हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहती हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी, आपने तो उन्हें पाल कर इतना बड़ा किया है और आपको पता है आपने कितनी अच्छी परवरिश की है उनकी। और वो अपने मन में ही कहती है, जिसने उन्हें ज़िंदगी भर इतनी तकलीफ़ दी, जिससे वो ज़िंदगी भर नफ़रत करते आए, उनके सामने वो आज भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। आखिर इतनी इज्जत उनके दिल में अपनी मॉम के लिए कैसे आई? आपकी वजह से आई होगी ना। वो मेरा भी कितना ख्याल रखते हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं। और वही वो धर्म जी से आगे कहती है, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, मैं उन्हें जाकर सब कुछ बता दूंगी और वो आपकी वजह से परेशान हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो? धर्म जी जो कहते हैं, आप मुझे बातों में फंसाइए मत, आपने कुछ खाया है? शेजल जो कहती है, मैं तो जाकर के उनके साथ खा लूँगी, आप पहले खा लीजिए प्लीज़। वही रिया भी अब धर्म जी के लिए खाना लेकर आ चुकी थी और लिली भी पीछे पीछे आते हुए कहती है, ये मैंने रूम से दवाई लाई है आपकी, आप प्लीज़ ऐसे भी खा लीजिए, आप खाना खा लीजिए फिर मैं दे देती हूँ। श्रीजल जी कहती है, आप खुद खा रहे हैं या फिर मैं? धर्म जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, अभी मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मेरे बच्चे से मेरी बात हो जाए तो। श्रीजल जी कहती है, आपकी बात मैं तुरंत ही जाते करवा दूंगी, पक्का प्रॉमिस, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है? और ये बोल करके वो वहाँ से खड़ी होती है और यशवीर को देखते हुए कहती है, हम चलते हैं। और फिर वो यशवीर से पूछती है, आपने कुछ खाया? यशवीर जो कहता है, मेरा भी मन नहीं है। रिया जो यशवीर से कहती है, मत खाइए, आप मत ही खाइएगा, आप जब तक नहीं खाएंगी मैं भी नहीं खाऊंगी। वही लिली जो कहती है, हाँ यशवीर जी, आपको पता है ये कल रात से कुछ भी नहीं खाई है, मैं इसको मना करके थक गई मगर कुछ नहीं खाया इसने। यशवीर जैसे ही सुनता है वो रिया को घूरते हुए देखकर कहता है, क्यों नहीं खाया तुमने? रिया जो कहती है, देखो देखो आप किस तरह से मुझे डांटने के लिए आ गए, और आप नहीं खाए उसका क्या मतलब? आप बिना खाना के चल सकते हो तो फिर मैं भी चल सकती हूँ, मुझे भी खाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। वही लिली जो कहती है, अब खिला भी दीजिए अपने हाथ से रिया को, वरना वो नहीं खाएगी, और जब तक आप नहीं खाएंगे तब तो बिल्कुल नहीं खाएगी। यशवीर जो कहता है, मैं लेकर आता हूँ खाना। रिया जो कहती है, अरे नहीं मैं खुद लेकर आती हूँ। वही शेजल जो कहती है, हाँ और वैसे भी इतना काम कर रहे हो तुम लोग, प्लीज़ अच्छे से खाना खाओ। वही शेजल जो लिली से पूछती है, भारती जी कहाँ हैं, उन्होंने कुछ खाया? लिली जो कहती है, वो तो जब से आए तब से अपने रूम में ही बंद है, ऐसा लग रहा है शायद सो गया होगा, ऐसा लग रहा है जैसे शायद सो गया होगा। शेजल जो कहती है, होप सो, वो आराम से सो ही रहा हो। लेकिन पार्थिक इस वक्त सो नहीं रहा था, वो आयु से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, और वो बात कहाँ कर पा रहा था, वो लगातार बस अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछे जा रहा था। आयु जो उसे समझाते हुए कहती है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? पार्थिक जो कहता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी घर में सब बहुत परेशान हैं, तुम आओगे तुम भी परेशान हो जाओगे। और फिर वो अपनी आंखों को अच्छे से पोंछते हुए कहता है, मुझे इस तरह से रोना नहीं चाहिए, मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन भाई ने इतना पैम्पर करके रखा है ना मुझे कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। जब बड़े भाई का साया आपके साथ होता है ना, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी भर सिर्फ एक छोटे बच्चे हो। यार भाई ठीक हो जाए यार, उनकी डांट सह लूँगा, उनकी मार सह लूँगा, पर उनको इस तरह से नहीं देख सकता। पार्थिव को पता नहीं चला था, मगर शेजल उसके दरवाजे को खोल करके अंदर की तरफ आ गई थी। मगर वो जैसे ही पार्थिव की आवाज़ सुनती है, वो तुरंत ही दरवाजे को धीरे से बंद करती है। जैसे ही शेजल ने पार्थिव की बातें सुनी थी, वो भी दीवार से लग करके खुद से कहती है, जल्दी से ठीक हो जाइए, आपके बिना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आप जैसे भी हैं, थोड़े अकड़ू हैं, सबको डांटते हैं, पर जिस तरह से सबकी फिक्र करते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे हाँ जी ठीक हो जाएं आप। वहीं यशवीर और रिया भी अब खाना खा चुके थे। शेजल जो यशवीर से कहती है, चलें फिर? यशवीर जो कहता है, जी चलिए। शेजल अभी यशवीर के साथ बाहर निकलती कि उससे पहले ही वो जल्दी से अपने रूम की तरफ भागते हुए कहती है, ज़रा 1 मिनट में आती हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ छोड़ रही हूँ। और बोलकर वो अपने रूम में जाती है और अपने फ़ोन को लेकर के वापस आ जाती है, और वो अपने फ़ोन को लाते हुए यशवीर के साथ बाहर निकल जाती है। यशवीर और शेजल अब फिर से हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। शेजल जो बाहर निकलकर यशवीर से कहती है, आप ज़रा फ्रूट्स वगैरह लेते आइएगा, शायद इस टाइम डॉक्टर उन्हें कुछ खाने के लिए परमिशन दे दे, वो जैसे ही अलाउ करेंगे हम उन्हें कुछ खिला देंगे। यशवीर जो कहता है, जी ओके मैम। शेजल जो अपने हाथों को एक दूसरे के साथ मसलते हुए अंदर की तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे ही अभी वो अंदर पहुंचती उससे पहले ही वो पीछे की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, क्या कोई मुझे देख रहा है? जैसे वो गाड़ी से निकली थी उसे कुछ महसूस हुआ था,
ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लगातार उसे देख रहा है, मगर शेजल ने पहले तो इसे अवॉइड किया था, लेकिन वो पीछे मुड़ने के बाद भी शेजल को कोई नज़र नहीं आता और वो आसपास चारों तरफ नज़र घुमाती है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिख रहा जो कि उसको देख रहा हो। शेजल जो खुद से कहती है शायद मेरा वहम होगा, और ये बोलकर वो अंदर की तरफ आने लगती है। जैसे ही शेजल वहाँ पर आई थी, आहन के बॉडीगार्ड्स पूरी तरह से चौकन्ना हो गए थे, मगर एक पेड़ निगाहें सच में शेजल को छुप करके घूरे जा रही थी। और वो आदमी शेजल के करीब भी आने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही आहन के बॉडीगार्ड शेजल को कवर करते हैं, वो तुरंत ही पीछे की तरफ हो जाता है और किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है, सर अभी पॉसिबल नहीं है, आहन खुराना के बहुत सारे गुंडे हैं यहाँ पर। वहीं शेजल अपनी साड़ी को संभालते हुए अंदर की तरफ आने लगती है और अपने फुटवेयर वगैरह को चेंज करके अपने चेहरे पर मास्क लगा करके आईसीयू के अंदर एंटर हो जाती है। वो जैसे ही आहन के प्राइवेट वार्ड में एंटर करती है, वो देखती है कि आहन अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। शेजल जो खुद से कहती है, चलो अच्छा है आपकी नींद तो नहीं खोली, वरना अगर आप सो करके उठ गए होते तो पक्का मुझसे पूछते कहाँ गई थी। और वह अपने बैग को साइड में रखती है और आहन के बगल में स्टूल पर आकर के बैठ जाती है और अपने फ़ोन को देखने लगती है कि तभी आहन जो कि अपनी नज़र को शेजल की तरफ घुमाते हुए उसे धीरे से पूछते हैं, कहाँ गई थी। शेजल जहान की बात सुनकर के कहती है, आप जग रहे हैं। आहन जो उसके हाथ से अपने लेफ्ट हैंड से फ़ोन छीनते हुए कहते हैं, क्या देख रही हो। शेजल जो कहती है, आपको भी कुछ दिखाना चाह रही थी। अच्छा वैसे अभी फ़ोन छोड़िए, पहले ये बताइए आपको कुछ खाना है। आहन जो कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर, तुम देखो अपना फ़ोन देखो, मुझसे बात मत करो। शेजल जो कहती है, अरे क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं चली गई थी इसलिए। आहन जो एक बार शेर की तरफ देखते हैं और फिर से बच्चों की तरह अपना मुंह फेर लेते हैं। शेजल जो कहती है, अरे नाराज़ मत होइए, देखिए मैं आपके लिए ना साड़ी बदलने गई थी। और फिर वो आहन के हाथ को अपनी कमर पर धीरे से रखती है और खड़े होते हुए कहती है, आपकी फेवरेट वेस्ट चेन भी पहनी है मैंने, आपको पसंद है ना। जैसे ही आहन शेर की कमर पर उस वेस्ट चेन को महसूस करते हैं, वो शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं तो यहाँ पर लेटा हूँ, किसको दिखाने के लिए पहनी हो। शेजल हंसते हुए कहती है, हाँ किसी की हिम्मत है जो मेरे कमर पर अपनी नज़र डाल सकता है, आहन खुराना की बीवी हूँ मैं। और ये बोल करके वो झुकते हुए आहन की फोरहेड पर हल्का सा किस करते हुए कहती है, उसकी नज़र निकाल करके आप गोटियाँ खेलना नहीं शुरू कर देंगे। आहन जो शेर की बात पर उसके गाल पर हल्का सा टैप करते हुए कहते हैं, बदमाश हो गई हो तुम बहुत। शेजल जो कहती है, बदमाश नहीं हुई हूँ, आपको जानना शुरू कर दी हूँ, तो अब किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। आहन जो कहते हैं, क्या मतलब, किसी चीज़ से डर नहीं लगता मतलब क्या। शेजल जो कहती है, मेरा मतलब था कि मेरा मतलब ये था कि आप ज़्यादा परेशान मत होइए और आपको ज़्यादा बोलना मना है, ठीक है, और आपको पता है मैं ना आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। आहन जो कहते हैं, क्या। शेजल जो कहती है, गेस करिए। आहन जो कहते हैं, गेस। शेजल जो कहती है, आपको सिर्फ किस ही चाहिए होता है मुझसे। आहन जो अपने चेहरे को धीरे से ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं मुझे तो और भी बहुत कुछ चाहिए, पर तुम देती नहीं हो ना। शेजल जो कहती है, आप ठीक हो जाइए फिर सब मिलेगा आपको। आहन जो कहते हैं, नहीं यार तुम 21 की नहीं हुई हो। शेजल जहान के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, अरे हो जाऊंगी ना, बस 1 साल की तो बात है। शेजल जो कहते हैं, अच्छा चलिए थोड़ा उधर शिफ्ट होइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आहन जो कहते हैं, यहाँ पर 2 लोग नहीं बैठ सकते और मोटे लोग तो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे यहाँ पर। शेजल जो कहती है, हाँ मैं मोटी हूँ। आहन जो कहते हैं, बहुत मोटी हो तुम। शेजल जहान के गाल को हल्का सा खींचते हुए कहती है, बदमाश कहेंगे, मुझे मोटी बोल रहे हैं, ठीक है अब से खाना भी नहीं खाऊंगी। आहन जो कहते हैं, वैसे कौन सा खाती हो तुम, कुछ खाया अभी तक। शेजल जो कहती है, आपने भी तो नहीं खाया ना। कि तभी यशवीर जो कि अंदर आते हुए कहता है, डॉक्टर से पूछा है मैंने, उन्होंने कहा है कि एप्पल वगैरह दे सकते हैं अभी। और ये बोल करके यशवीर अंदर आता है और काउच के बगल में रखे टेबल पर उसे एप्पल को रखते हुए कहता है, कुछ ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा मैम। शेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, चलिए मैं आपको एप्पल खिलाती हूँ। शेजल जो प्लेट में रखे एप्पल को आहन के पास लेकर आती है और उनके बगल में बैठते हुए कहती है, बिना कोई नाटक किए खाना है, चलिए मुँह खोलिए। आहन जो कहते हैं, एक शर्त पर खाऊंगा। शेजल जो कहती है, हाँ मनवा लीजिए सारी शर्त, वैसे भी इस हालत में तो आपकी सारी बात मानूंगी मैं। आहन जो कहते हैं, मानना पड़ेगा तुम्हें।
शेजल जो कहती है, हुक्म करिए आप जनाब, क्या चाहिए आपको। वहीं आहान जो कहते हैं, आधा एप्पल तुम्हें भी खाना पड़ेगा, वो भी मेरे साथ। शेजल जो कहती है, इतनी सी बात है, चलिए ठीक है, खा लूँगी। और ये बोल कर के वो आहान को एक एप्पल खिलाती है और आहान अपने होठों से उस एप्पल को पकड़ते हैं और शेर को देखने लगते हैं। शेजल जो कहती है, क्या हुआ, पूरा खा जाइए ना। आहान जो अपने चेहरे को ना हिला देते हैं और शेर की तरफ इशारा करते हुए उसको दिखाने लगते हैं, जैसे वो शेर से कहना चाह रहे हो कि आधा एप्पल उसे भी तो खाना है। शेजल जो कहती है, अरे हॉस्पिटल में भी ये सब करना है आपको, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आहान अपने चेहरे को बस ना में हिला देते हैं। शेजल जो कहती है, अच्छा ठीक है। और ये बोलकर वो धीरे से आहान के चेहरे के पास लीन होती है और आधे एप्पल को अपने दांतों से बाइट कर लेती है। आहान जो हल्का सा मुस्कुराते हुए एप्पल खाना शुरू कर देते हैं। शेजल जो कहती है, अच्छा तो ऐसे स्ट्रॉबेरी खाना था ना उस दिन। आहान जो कहते हैं, अब जाके समझ में आया मेरी बीवी को। शेजल जो कहती है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा। आहान जो कहते हैं, दोबारा खिलाओ फिर बताता हूँ। शेजल फिर से आहान को एक एप्पल का बाइट खिलाती है और फिर से उसी तरह से लीन होकर के आहान के होठों के पास आकर के अपने हिस्से के एप्पल को खाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने हिस्से के एप्पल को काट पाती उससे पहले ही आहान उसके बाल को पकड़ते हुए उसके पीछे सिर पर थोड़ा सा प्रेशर देते हैं और अपने होठों से ला करके उसके होठों को मिला देते हैं। वो अपने एप्पल के बाइट के साथ साथ शेर के होठों को भी हल्का सा कट दे देते हैं। शेर एकदम से उठते हुए कहते हैं, चीटिंग है ये क्या किया आपने। आहान जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो मुझे करना था और तुमने करने नहीं दिया। शेजल जो कहती है, हालत ऐसी हो रखी है कि खुद से उठ नहीं पा रहे और मुझे किस करने के पीछे पड़े हुए। इतनी अश्लीलता आती कहाँ से आपके अंदर, गंदे कहेंगे। वही अब पूरा एप्पल ख़त्म होता है और शेजल प्लेट को साइड में रखते हुए कहती है, और खाना है आपको। आहान जो कहते हैं, अगर किस मिलेगा तो मैं दिन भर खाता रहूँगा। शेजल जो कहती है, दिन भर पता है कौन खाता है। आहान जो बस हल्का सा अपने आईब्रो को चढ़ा करके शेजल से इशारे में पूछते हैं। शेजल जो कहती है, राक्षस लोग। और ये बोल करके वो हंसने लगती है। आहान जिसको घूरते हुए एक बार देखते हैं और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेते हैं। शेजल जो कहती है, चलिए बच्चों की तरह बार बार मुंह मत फुलाइए, आपको कुछ दिखाना चाह रही थी मैं। आहान जो कहते हैं, दिखाओ। शेजल जो अपना फ़ोन खोलती है और आहान से कहती है, मुझे ना कुछ प्यारे प्यारे वीडियोज़ मिलेगा, मैं सोच रही थी कि हमारा भी प्रोडक्ट ना इन्हीं में से एक होगा। आहान जिसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं और वहीं उसके फ़ोन की तरफ देखने लगते हैं। शेजल जो कुछ वीडियोस दिखाना शुरू करती है। आहान जो उस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देख रहे थे, वहीं शेजल जो वीडियो दिखाते हुए कहते हैं, प्यारी है ना, कितना प्यार से बोल रही है, वाह मन कर रहा है इसके गाल खा जाऊँ मैं। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है यार। वहीं आहान भी उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए उस फ़ोन के वीडियोस को देखने लगे थे। थोड़ा देर इसी तरह से वो दोनों लोग वीडियोस देखने लगे थे। थोड़ा देर इसी तरह से वो दोनों लोग वीडियोस देखते हैं और आहान शेजल को फ़ोन दिखाते हुए कहते हैं, वैसे हॉस्पिटल का बेड इतना मजबूत नहीं होता ना शेजल। शेजल आहान की बात सुनती है तो एकदम से उस बेड से खड़े होते हुए कहती है, क्या करना है आपको, बेड पर लेटना ही है ना। आहान जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने ऐसी ऐसी फैंटेसीज दिखा दी, अब इसे पूरा भी तो करना होगा ना। शेजल जी कहती है, हो जाएगा बाद में पूरा, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। आहान जो कहते हैं, मैं सोच रहा था मैं भी अभी फ्री ही हूँ, तुम भी कुछ कर नहीं रही हो, बस मुझसे बातें कर रही हो, तो बातें करते करते। शेजल जी कहती है, हाँ आपको पता है उसमें बहुत एनर्जी लगती है। आहान जो कहते हैं, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मेरे पास एनर्जी नहीं है। शेजल जो कहती है, आपकी दिल की हालत बहुत नाजुक है अभी, ये सब करने लायक बिल्कुल भी नहीं है आप। आहान जो शेजल के कलाई को पकड़ते हैं और झटके से अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे शेजल पूरी तरह से आहान के ऊपर ऑलमोस्ट गिर गई थी और उसका चेहरा जो कि आहान के मुंह से जा कर के लड़ गया था, वो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, क्या है, क्यों मेरा सर क्यों लड़ा रहा है। आहान जो कहते हैं, किसने कहा है कि मैं वीक हूँ, किसने कहा है कि मैं नाजुक हूँ, वो तो तुम्हारे सामने बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है जब तुम इस तरह केयर कर रही हो तो। शेजल जो कहती है, मतलब इतने देर से इतने प्यार से बात कर रहे थे
वो सब झूठ था। आहान कहते हैं, मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। आई एम नॉट अ वीक मैन। शैलजा कहती है, हाँ हाँ वो तो देख लिया है मैंने। वैसे भी हाथ छोड़िए मेरा। आहान कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं वीक हूँ तो छुड़ा लो हाथ। शैलजा हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे पता है कि आप वीक नहीं हैं, मगर इस वक्त आप कमज़ोर हो गए हैं और कमज़ोरी कोई इतनी भी गलत बात नहीं होती है। कभी कभी कमज़ोर होना भी अच्छा होता है। आहान कहते हैं, अच्छा तो होता है, बीवी से बड़ा प्यार मिलता है, और अगर ऐसे प्यार मिलता रहा ना तो ये बंदा हमेशा कमज़ोर रहने के लिए तैयार है। शैलजा तुरंत ही आहान के होठों पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, आइंदा से इस तरह की बातें मत करिएगा, मैं आपको कमज़ोर नहीं देख सकती। आहान कहते हैं, जान क्या हो गया तुम्हें, मैं ठीक हूँ। शैलजा कहती है, आप ठीक नहीं है, बस बनने का एक्टिंग कर रहे हैं। आहान कहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत हो, और वैसे भी अभी इतना जल्दी मुझे कुछ होने वाला भी नहीं है। तुमने इतने प्यारे प्यारे बेबीज़ दिखाए, मुझे लगता है कि 3-4 तो हमें भी कर ही लेना चाहिए। शैलजा कहती है, 3-4? नहीं नहीं, एक काफ़ी है। आहान कहते हैं, अरे एक में काम नहीं चलेगा मेरा, 3-4 तो मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम में जाए तो 11-12 चलेगा। शैलजा कहती है, हे भगवान, आपको क्या क्रिकेट टीम बनानी है? आहान से कहते हैं, सबको प्यार से पाला जाएगा, सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ ना, जब बच्चे होंगे तो अपना काम सारा पार्थिव को सौंप दूँगा, और थोड़ा बहुत तुम पैसे कमाओगी, बाकी इतना तो मैंने खड़ा कर ही लिया एम्पायर कि ज़िंदगी भर अच्छे से खाए पिएंगे हम लोग बिना काम किए। शैलजा कहती है, अच्छा। आहान कहते हैं, फुल टाइम फ्री रहेंगे, हर साल पर एक बच्चा। शैलजा हंसते हुए कहती है, अच्छा आप ना बहुत बुरे हैं। आहान कहते हैं, नहीं, अभी तुमने मेरी बुराई देखी नहीं है, तुमने अभी बेड पर मुझे झेला नहीं है शैलजा। शैलजा कहती है, मुझे नहीं समझ में आता कि कोई बीमार इंसान इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। आहान कहते हैं, जब सामने इतनी हॉट सी बीवी हो तो बीमार इंसान के अंदर भी ताकत आ ही जाती है। शैलजा अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, आपके साथ ऐसे बात करती हूँ ना तो ऐसा लगता है दिन दिन गुजर जाए, पर आप बस सामने से ना हटे मेरे, बहुत अच्छे लगने लगे आप। शैलजा की बात सुन करके आहान से कहते हैं, तो 11 बच्चे पक्का है ना? शैलजा कहती है, बस करिए भाई, बच्चे कहाँ से दिखा दिए आपको, आप तो बस इसी में लग गए। वहीं एक तरफ तो खुशियां मन रही थी, लेकिन दूसरी तरफ श्रुति काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकती थी। वो तुरंत ही अपने रूम की तरफ तो चली गई थी, मगर वो लगातार ऋषि से बात किए जा रही थी। ऋषि भी अब अपने घर पर पहुंच गया था। जैसे ही यशवीर और शेजल वहाँ पर आए थे, श्रुति जो ऋषि से कहती है, सुनो, मुझे ना अब तुम्हारे साथ रहना है, क्या हम दोनों इस वक्त साथ नहीं रह सकते? ऋषि जो कहता है, क्या हो गया तुम्हें, और तुम कल रात से काफ़ी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? श्रुति जो कहती है, सब तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, क्या हम दोनों आज रात साथ नहीं रह सकते? ऋषि जो कहता है, क्या बात है, वैसे आहान की वजह से मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है, पर डॉक्टर ने बताया कि अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। बाकी अपडेट्स यही है कि अगर शेजल उसके साथ रहेगी तो वो ठीक कर देगी उसे, ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रुति जो कहती है, जिस तरह से इस वक्त शेजल आहान को हील कर रही है ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे खुद को सेफ फील कराना है ऋषि। ऋषि जो कहता है, मेरी जान को कोई दिक्कत हो रही है, किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। श्रुति जो कहती है, थैंक यू सो मच, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड। कि तभी उसके डोर पर कोई नॉक करने लगता है। श्रुति जो कहती है, ऋषि तुम आ गई क्या इतनी जल्दी? ऋषि जो कहता है, नहीं बेबी गर्ल, अभी इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो मैं आ रहा हूँ, क्या हुआ? श्रुति जो कहती है, तो फिर मेरे डोर पर कौन है? कोई मेरे रूम पे बार बार नॉक कर रहा है। ऋषि जो कहता है, श्रुति इज एवरीथिंग फाइन? देखो तुम एक काम करो, तुम ना आसपास के किसी सिक्योरिटी वगैरह को कॉल करो, मैं तुरंत ही यशवीर को कॉल करता हूँ। श्रुति जो कहती है, मेरे आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं है और जो गार्ड है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम कुछ करो ऋषि। ऋषि जो कहता है, यशवीर इस वक्त कहाँ होगा? हॉस्पिटल में। अच्छा सुनो, मैं तुरंत ही आहान के बॉडीगार्ड्स वगैरह को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तुम परेशान मत होना, ठीक है? हो सकता है मैं उससे पहले ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ, लेकिन मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है।
एक काम करता हूँ, मैं तुरंत ही यशवीर को कांटेक्ट करता हूँ, तुम लाइन पर आना, ठीक है। श्रुति जो कहती है, जल्दी कुछ करो ऋषि, मुझे डर लग रहा है, वो लोग बहुत तेज तेज नॉक कर रहे हैं। आखिर कौन था श्रुति के दरवाजे पर और कौन अंदर आने की कोशिश कर रहा था, आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और क्या सच में शेर को कोई दूर कर लेगा आहन से। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल टू डबल बहुत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।